गांधी अक्सर कहते थे कि अगर हम जो चेंज देखना चाहते हैं उसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा खुद में। तो वो जो बदलाव हम बात कर रहे हैं वो पहले हमें अपने आप में समाज के रूप में हमको करना पड़ेगा। वो जो जर्नी है ट्रांजिशन की वो थोड़ा सा हमें बताएं। मेरे परिवार में काफी लोग, चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ परिवार था, तो मतलब इतना करने के बाद अब ये राजनीति में क्यों आना है? इसमें अच्छे लोग नहीं होते हैं, लोग अच्छे नहीं होते ऐसा नहीं है, अच्छे लोग जाते नहीं। हाँ। कि किसी चीज को रोक देना उसका सोल्यूशन नहीं होता है, उसको चलते रहते हुए भी उसका सोल्यूशन निकालना ही हमारे पास एक ऑप्शन है। हम ऐसे अगर बंद करने लगेंगे तो पूरे भारत को बंद करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते। डेथ्स बिकॉज ऑफ सच नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मिटिगेटिंग मैकेनिज्म, और उसके बावजूद भी स्टेट्स इस तरह की चीज़ों को लेकर के जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। एनजीटी लगातार कह रहा है कि नहीं साहब पानी खराब हो रहा है, लेकिन खराब जो कर रहा है, चाहे म्यूनसिपल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल पार्ट हो, उसको पेनलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इंडस्ट्री को पेनलाइज करेंगे तो आपकी इकोनॉमी डाउन होगी। ऑब्वियसली ये है। What could be your specific advice to the youth जो कि इस एरिया में काम करना चाहती हैं? It's very very interesting area. आप कितना भी पढ़िए, लेकिन दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग वाजपेयी, और मेरे साथ आज मेरे गेस्ट हैं सत्येंद्र त्रिपाठी जी। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ लोक नीति इंडिया। आज का डिस्कशन थोड़ा सा हमारे जो रेगुलर कन्वर्सेशंस हैं या पॉडकास्ट हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, और हम जानना चाहते हैं सर के जो करिकुलम है, अभी तक का जो उनकी करियर जर्नी रही है, बहुत इंटरेस्टिंग रही है, और हमें लगता है कि ये इंटरेस्टिंग जो उनका एक्सपीरियंस है वो आप सब लोग को भी एक्साइटमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो सत्येंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल स्वाभाविक सा लगता है मुझे कि आपने मैथमेटिक्स में बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, फिर आपने बीटेक या एमटेक जीआईएस में किया, और फिर आईआईएससी बेंगलोर जो कि एक बहुत ही जानी मानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में आपने रिसर्च एसोसिएट की तरह भी काम किया। इतना सब टेक्निकल करने के बाद आपका जो इंक्लिनेशन है वो मे बी पॉलिसी, लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन सब की तरफ एकदम से हो गया। तो जो क्वेश्चन जो बहुत स्वाभाविक है, एज आई सेड, कि वो जो जर्नी है ट्रांजिशन की वो थोड़ा सा हमें बताएं। आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग इनफ फॉर आवर ऑडियंस आल्सो टू नो मोर अबाउट यू एज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीटी लॉग में आप मुझे बुलाने के लिए। ये जर्नी स्टार्ट होती है गोरखपुर विश्वविद्यालय से, जब मेरी वहाँ से मास्टर्स कंप्लीट हुआ मैथमेटिक्स में, और रिमोट सेंसिंग जीआईएस में एमटेक करने में निकला। गोरखपुर की जमीन में थोड़ा सा ऐसा एक है जहाँ पे राजनीति लगभग उस समय 90 के दौर में आप अगर जाएं गोरखपुर की तरफ, 90 से 2000 के बीच में, तो राजनीतिक परिवर्तन बहुत स्वाभाविक था। लगभग वहाँ के युवाओं के मन में अगर दो चीजें होती हैं, इधर वो राजनीति में चला जाए या वो ठेकेदार बन जाए। साइंस बहुत कम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। देखने को मिला कि साइंस की दुनिया में जो भी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आया। साइंस पॉलिसी का पार्ट नहीं बनता, या वैज्ञानिक रूप से सोचने वाले लोग राजनीतिक रूप में नहीं होते, नहीं आ पाते हैं। तो ये दो एक बड़ी समस्याएं देखने को मिली। उसमें हम लोग की एक जान पहचान या कहिए या इनकाउंटर कहिए उसे, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर से हुई। राजा वशिष्ठ त्रिपाठी नाम था उनका। अच्छा। और वो उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने ये तय किया कि वो भारतीय राजनीति का वैज्ञानिकीकरण करेंगे, और वो क्रम हमारे यहाँ लगातार वो चलता रहा। उसके साथ ही फिर तब तक साइंस, जो कि साइंस का बैकग्राउंड रहा, तो वो
ये भी रहा कि मन में कि एक सबसे जो भारत का सबसे सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है, कम से कम वहां तक पहुंचा जाए। उसके बाद एक नई दिशा देने में आसानी होगी, क्योंकि हम तब तक ये समझने में अपने आप को भी एक कंफर्ट जोन में पाएंगे कि वैज्ञानिक पॉलिसीज को हम कैसे बदल सकते हैं या क्या सुधार की आवश्यकता है। तो वो क्रम आईएससी बेंगलोर पहुंचा, जहाँ पे एक प्रोफेसर एन.एच. रविंद्रनाथ की लेबोरेटरी हुआ करती थी। आईपीसीसी के लीड ऑथर थे। नोबेल प्राइज उसी वर्ष भारत को, आईपीसीसी को क्लाइमेट चेंज के लिए मिला था, और वो लैब का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा। तो उस समय उस लैब में काम करते करते ये लगा कि कहीं ना कहीं विज्ञान और जमीन दोनों में बहुत अंतर है। वो जो लैब में हो रहा है वो जमीन पे नहीं आ रहा है। तो लैब टू विलेज का कॉन्सेप्ट या लैब टू पॉलिसी का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है। लैब में काम बहुत हो रहा है, समाज के लिए काम बहुत हो रहा है, देश के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गैप है वो। अब वो गैप इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि अगर आप देखें तो इसरो बहुत अच्छा कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसरो का पूरा जो सेटअप है वो स्टार्ट एक वैज्ञानिक ने किया, और उसकी पॉलिसी बिल्डिंग तक भी वैज्ञानिकों का रोल रहा। विज्ञान में ये कहीं ना कहीं लैग करता दिखा। तो वो आइदर हमारे अंदर वो जो वैज्ञानिक समझ है वो नहीं जा रही है, या कहीं ना कहीं एक गैप दिख रहा था। तो उसी समय एक मन में बना, तो हमने उस समय लोकनीति टॉक्स करके एक इनिशिएटिव लिया, और आईएससी बेंगलोर में जो वैज्ञानिक थे जो पॉलिसी पे काम करते थे उनको हमने लोगों ने एंगेज करना शुरू किया। अलग अलग वैज्ञानिकों का एंगेजमेंट, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जो थिंकिंग प्रोसेस वाली थी, जो लगातार काम करती थी, उनको एंगेज करना विज्ञान के साथ। ये दो एक्सपेरिमेंट चलते रहे। उस मध्य मेरी मुलाकात आज के समय भारत के सबसे अच्छे थिंकर पॉलिटिशियन माने जाते हैं मनी रामाधव जी, उनसे हुआ। उस समय संघ के बड़े अधिकारी हुआ करते थे, और उनसे जो मुलाकात हुई उसने मेरा देश को देखने का जो नजरिया है उसको बदला। और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कहें उसको एक मूल मतलब एक बीज बो दिया उसने कि मुझे राजनीति की तरफ भी मूव करना है, पॉलिसी की तरफ मूव करना है। और वो इंटरेक्शन बढ़ता गया। 2014 में मुझे नॉर्थ ईस्ट में कुछ काम करने को मिला। 2014 से 2021 तक नॉर्थ ईस्ट को लेकर राम माधव जी का एक फाउंडेशन है, इंडिया फाउंडेशन, उसके साथ मिलकर भी काम करने को मिला। ये कब की बात रही? ये 2014 से मैं जो एक शिफ्ट हुआ, मतलब 11-12 एज ए वैज्ञानिक जो काम करने को मिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, और उसके बाद से वो जो 1-2 साल का एंगेजमेंट उनके साथ बना रहा। यहाँ पे लोकनीति चलती रही, स्टार्ट हो गई थी। हाँ, लोकनीति चलती रही। लोकनीति टॉक्स करके एक विषय जो था उसमें लगातार एंगेजमेंट लोगों का रहता रहा। उस समय के जो राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के हुआ करते थे मुरलीधर राव, एक अपने यहाँ जल की बहुत अच्छे मंत्री थे, बहुत जल्दी भारत ने उनको खो दिया, अनिल माधव दवे जी, नर्मदा पुत्र के नाम से जाने जाते थे। तो उनका एंगेजमेंट, उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों का एंगेजमेंट, ऐसा लगातार वो ये क्रम चलता रहा। फिर वो क्रम ही राजनीति की तरफ बढ़ गया। 2014 का चुनाव था, देश में एक परिवर्तन हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि नहीं, एक नया विकास का मॉडल पे साइंटिफिक अप्रोच से नई राजनीति शुरू हो चुकी थी, कि जहां पे एक पैरामीटर्स बनाए जा रहे थे कि अच्छा आपका काम कितना अच्छा। तो एक तरीके से देखा जाए कि लोगों के राजनीतिक चिंतन में भी विज्ञान की उपस्थिति देखी जा सकती थी। तो वो एक समय था, दौर था, जब मैंने भी ये निर्णय लिया कि अब मुझे राजनीति की तरफ पूरी तरीके से जाना है। और फिर वो सफर चला। वहाँ से मेघालय का संगठन का दायित्व आया, मेघालय से फिर मिजोरम मिला, मिजोरम से सिक्किम, सिक्किम से अपर असम। लोकसभा चुनाव में जो आखिरी था उसमें मैं इंचार्ज होके गया। लोकसभा जो 6 सीटें थी अपर असम की, उसका फिर वो 21 से फिर से एक थोड़ा सा ये हुआ कि ठीक है, राजनीति एक समय अवधि जो
जिसे फुल टाइम राजनीति कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दो तरीके की राजनीति है। एक तो वो जो संगठन के राजनीति होती है, दूसरा वो जो चुनाव की राजनीति होती है। तो संगठन की राजनीति में हम लोग का एक समय लंबा बीता, बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने संगठन का मतलब संघ में जो संघ के द्वारा जो भाजपा को दिए जाते सपोर्ट है या कंट्रीब्यूशन है उसमें, और भाजपा के संगठन के भी लोग जो लगातार चुनाव के प्रति लगातार 24 घंटा काम करते हैं, उनकी बात है। अब वो मेरा भाग्य था जब उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह जी हुआ करते थे, और उनके साथ भी काम करने को मिला, देखने को मिला कि एक व्यक्ति कैसे 24 घंटा में भारत के पूरे हर प्रदेश के अंदर जा सकता है और लगातार काम कर सकता है। तो एक समय वो सुबह में अगर अहमदाबाद हैं तो रात्रि के समय डिब्रूगढ़ में है, तो वो एक मोटिवेशन भी बना रहा, देखने को मिल रहा था, सीखने को मिल रहा था काफी कुछ। जैसे हम लोग रिसर्च लैब्स में जब काम करते थे तो पूरी रात काम करते थे कि कोई एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट छूट ना जाए, उसको देखना है। हो सकता हो कि पूरी रात जगना पड़े, लेकिन उसको नोटिस करने की आवश्यकता है। तो वो कहीं ना कहीं अप्रोच मुझे इस समय जो बदलती हुई राजनीति थी वहां भी देखने को मिली। तब भी मुझे लगता है जो इंक्लिनेशन आया कहाँ से, मतलब मैं समझ सकता हूँ, जैसे आपने बताया कि यूपी में जो लोग जैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, या जो लोग शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, वहाँ के कल्चर का हिस्सा है ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोरखपुर से पढ़ाई की, और इन जनरल भी मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इन जनरल लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मतलब जो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, इन सब चीज़ों की तरफ इंक्लिनेशन हमेशा ज़्यादा रहता है। और उसका ही मुझे लगता है रिजल्ट है कि हमारे यहाँ पे 15 प्राइम मिनिस्टर्स में से 9 प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही रहे हैं। उसमें भी शायद 6-7 प्राइम मिनिस्टर जो यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो इंटरेस्ट या जो पैशन है वो शुरुआत से बन जाता है। तो आपने मतलब बस उस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे थे, रिसर्च भी किया, तो इंक्लिनेशन वो जस्ट बिकॉज कि वो अपब्रिंगिंग है, कल्चर का हिस्सा है, उसके कारण से है, या जैसे आपने नाम लिया रामानुज जी का, ठीक, हाँ, सर का जो नाम लिया, तो वो उन्होंने बिल्कुल एकदम से आपको एक नए पाथ दिखाया और मार्गदर्शन किया। इसके लिए दो ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने केवल भारत को प्रधानमंत्री ही नहीं दिए हैं। अगर आप और पीछे जाइए, 1857 की क्रांति का पहला बिगुल उत्तर प्रदेश की धरती से आ गया। मंगल पांडे ने गोली चलाई और वो जब उसका क्रांति का उदय हुआ, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो बेसिक नेचर है उत्तर प्रदेश की भूमि की कि वो रिवोल्ट कर जाती है अगर उसे सिस्टम नहीं समझ में आता है तो। और दूसरा रहा, मुझे गोरखपुर इसलिए बार बार मैं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ जब हुआ करता था तो उसके फाउंडर में से एक हुआ करते थे दीनदयाल नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख उस समय गोरखपुर में प्रचारक हुआ करते थे, और उन्होंने वहां पे एक ऐसा व्यवस्था बना कि अच्छा परिवर्तन कैसे करें, तो उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो शिक्षा के लिए उन्होंने विद्या भारती को तय किया कि विद्या भारती को इस्तेमाल करते हुए शिक्षा में एक नया परिवर्तन हम करेंगे, और उसकी नींव रखी। गोरखपुर में पहले विद्यालय बना, सरस्वती विद्या मंदिर, पक्की बाग, गोरखपुर। वहां से वो क्रम पूरे भारतवर्ष में आज लाखों विद्यालयों के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो वो एक मेरे लिए मोटिवेशन वो भी रहे नानाजी देशमुख, कि मैंने उनको देखा कि जब राजनीति के एकदम शीर्ष पे पहुंचे तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर समाज सेवा में वो चित्रकूट चले गए, और चित्रकूट में उन्होंने काम अपना शुरू किया, और DRI दीनदयाल शोध संस्थान आज पूरे भारत में जाना जाता है अपने कार्य के लिए, उसकी नींव रखी। तो उन्होंने वो समय दिखाया कि अगर आप सत्ता के एकदम शीर्ष पे हों और कैसे त्याग कर समाज सेवा में लग सकते हैं। मैं उनसे 1-2 बार मिला, उस समय काफी उम्र हो चुकी थी नाना जी की, और मैंने फिर से एक नाम आपको बताया, राजा वशिष्ठ त्रिपाठी जी के साथ हम लोग उस समय यात्रा पे निकले हुए थे। तो 2 बार मुझे उनसे मिलने को मिला। वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में वो बात घर कर गई कि वह व्यक्ति जिसको सब कुछ मिल गया था देश का, आज जिसकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो शीर्ष तक पहुंचने की है, और उसको उसने ठुकरा दिया।
और कहा कि नहीं, मैं समाज के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र जो है वो 65-60 वर्ष के ऊपर हो गई है। अब मैं राजनीति के लिए नहीं, राजनीति नए लोगों के लिए देने की आवश्यकता है। वो कहीं ना कहीं मुझे घर कर गई थी। मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, अगर वो व्यक्ति इतना करने के बाद भी समाज के लिए कुछ सोच सकता है तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए जो सोचने लायक है या जो सोच सकता है। तो वो एक क्रम बना रहा कि ठीक है, आने वाले समय में विज्ञान तो कर रहे हैं हम, लेकिन विज्ञान को फिर से वो जो पॉलिसी वाला एस्पेक्ट है वो समाज के बीच में हम कैसे ले जाएंगे। इधर आप समाज सेवी बन जाएं या उसका एक दूसरा तरीका है कि आप राजनीतिक रूप से समाज की सेवा करें। तो वो राजनीति हम लोगों ने ये तय किया कि हम राजनीतिक रूप से समाज की सेवा करेंगे, लेकिन उसमें वैज्ञानिक गुण क्या हो सकते हैं। जब तक अच्छे लोग एक दौर भी आपने वो भी देखा होगा कि जब सबने कहना शुरू किया कि नहीं, राजनीति जो है वो बहुत ही खराब है, राजनीति में गलत लोग होते हैं, फैमिली तो के लोगों को बोला भी जाता था कि मतलब आप जो है, जैसे मेरे परिवार में इसका बहुत रेजिस्टेंस आया कि मेरे परिवार में काफी लोग, चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ परिवार था, तो उन सभी लोगों ने ये नाराजगी जताई कि क्यों, मतलब इतना करने के बाद अब ये राजनीति में क्यों आना है, इसमें अच्छे लोग नहीं होते हैं। लोग अच्छे नहीं होते ऐसा नहीं है, अच्छे लोग जाते नहीं। हाँ। तो अच्छे लोगों को जाना है क्योंकि उसको भी अच्छा बनाना है, क्योंकि पूरे देश की रचना, पूरे देश की दिशा वही तय कर रहा है। तो जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो वो दिशा कैसे तय करेगा। वो एक विषय जो था वो मेरे मन में बना रहा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटिंग सा डिस्कशन होने वाला है। मुझे लगता है कि आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, तो आई थिंक एक और मुझे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे जो लोकनीति इंडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपने स्टार्ट की, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ें वो करती है। 2012 में फॉर्मली आपने स्टार्ट किया आफ्टर IASC बैंगलोर। IASC में रहते ही वो स्टार्ट की। हाँ, ओके। लोकनीति टॉक्स करके वो संस्था आई। संस्था क्या, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के डिस्कोर्स को हम डिस्कस करने लगे और उसका पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, विज्ञान और राजनीतिक दोनों तरीके से। इंटीग्रेशन वहीं से शुरू हाँ, इंटीग्रेशन वहीं से शुरू हो गया। उसको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच लेकर हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर चर्चा, विषय विचार, एक अलग अलग लोगों को लाना, उस पर बात करना। क्योंकि वैज्ञानिक लगभग क्या होता है कि जो साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं या IITs मान लीजिए या बिट्स प्लानिंग मान लीजिए, वो दूर रहते हैं तो वो तो वो क्या होता है कि उनको ये लगता है कि नहीं साहब, हम एलियन हैं, हमें इससे दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो बेस हैं इस समाज के निर्माण के। और अगर आप दूर रहेंगे उससे तो नई चीजें या अच्छी चीजें आएंगी कैसे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो हम लोगों ने इंगेज करने से। मैं एक वाक्य बताना चाह रहा हूँ कि जब अनिल दवे जी यहाँ केंद्र में मंत्री नहीं बने थे जल शक्ति के, तो मैं उनको अपने यहाँ बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस लेके आया। वाटर रिसोर्स के जो एमटेक के बच्चे थे और या बीटेक के बच्चे थे, उनको थोड़ा एड्रेस करने के लिए। तो अनिल जी ने मुझसे कहा कि यार मैं क्या बोलूंगा वहां पर, मतलब वो तो विज्ञान की संस्था है और मैं समाज के बीच में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैंने कहा नहीं साहब, आपके पास बहुत कुछ है, आपने जो भी नर्मदा के लिए काम किया है या जैसे भी काम किया है समाज के बीच में, उसको आपको लेके आना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है, और बच्चों को उससे सीखना चाहिए। तो उन्होंने सडनली कहा कि नहीं भाई, मैं एक ही बात पे बोलूंगा, जब तक ये लोग एक प्रण नहीं लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कहता हूँ, बात करता हूँ। बच्चे बैठे हैं सभी, हमारे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स पे काम करने वाले वैज्ञानिक थे वो भी बैठे वहां पर। तो अनिल जी ने कहा कि ये सब ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देश का नाम हो रहा है, लेकिन क्या आप में से 10 बच्चे ये तय करेंगे सिविल इंजीनियर्स की एक गांव को लेंगे और वहां की कोई एक तालाब जो सूख गया हो उसको फिर से रिजेनरेट करेंगे? क्या ये इतना ही करेंगे कि एक कुआं जो सूख गया हो उसको ठीक करेंगे, या एक नदी जो सूख रही हो उसके ऊपर काम करेंगे? बेसिक चीज जो समाज की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात। जो गांव गरीब किसान को चाहिए उस पे काम करेंगे आप लोग, तो फिर मैं इस पे जो मेरा विषय है मैं वो तब करूंगा।
उसमें काफी अच्छा, बाद में जब अनिल जी ने उसको कंप्लीट किया अपने पूरे कार्य को, बात बताया कि कैसे कैसे उन्होंने नर्मदा जी के लिए काम किया, परिक्रमाएं की, लोगों को बीच में जन जागरण किया, कैसे वो स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, कैसे वो वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया। मतलब देश में पहली बार नदियों में जीव है या उसको कहिए कि एक शरीर के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और अभी तक मैंने, मतलब मेरे देखने में फिलहाल जो भी मेरा जीवन काल रहा है, मैंने उतना बड़ा तपस्वी नहीं देखा जी। मैं उनको तपस्वी में मानता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम खड़ा किया। तो मुझे ऐसा दिखा कि वहां पे काफी बच्चे ऐसे हुए जो मोटिवेट हुए, और उसके बाद तुरंत ही आंध्र प्रदेश में एक काफी बड़ा तूफान आया, चक्रवात आया, और हमारे सिविल के बच्चे तैयार हो गए कि नहीं साहब, हमें जाना है और हम उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो ये मोटिवेशन जो होना था, जो गैप बन गया था कि साइंस और पॉलिटिक्स में, वो उस गैप को फिलअप करने का प्रयास लोकनीति करने लगा। उससे शुरू किया आपने? उसने शुरू किया, ठीक है। और फिर लगातार वो एंगेजमेंट बढ़ते रहे, अलग अलग, चाहे वो राम माधव जी द्वारा हो या मुरलीधर राव द्वारा हो या अन्य स्पोक्स पर्सन हो या जो भी वैज्ञानिकों का एंगेजमेंट है साइंस के साथ, वो बढ़ता रहा और कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस दिखने लगे। 2014 में एक बड़ा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था भारत के अंदर, उसमें एक बड़ी चीज आ रही थी कि यूथ ओरिएंटेड ये देश बन गया है, हमारे पास यूथ डिविडेंड बहुत है। हाँ, ये हम उसका कैसे इस्तेमाल करें? ये इस चीज को बहुत बार यूज किया जाता था। वो उसका इस्तेमाल कैसे करें देश के विकास में? तो वो कहीं ना कहीं उसी इंस्टीट्यूट्स में जाता है, उसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाता है। उनके बच्चों को कैसे हम और मोटिवेट करके इस देश के लिए, एक बड़ा चैलेंज देश के सामने ब्रेन ड्रेन का रहा है। अच्छे जो चेहरे होते थे वो बाहर चले जाते हैं, फिर बड़ा काम कर खड़ा करते हैं, लेकिन दूसरे देशों के लिए, अपने देश के लिए नहीं कंट्रीब्यूशन हो पाता है। तो वो एक जो गैप बना हुआ था, उसको हम फिल करने का प्रयास हम लोगों ने शुरू किया। वहां एक समस्या जो दिखी, वो ये दिखी कि जो भी पॉलिसी बनता है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में रोड बनाई गई, तो हमें रोड की आवश्यकता है या नहीं है, इसमें पॉलिसी बिल्डिंग वाले और जमीन पे पॉलिसी का उपभोग करने वाले, इन दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं है। फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। जो पार्टिसिपेटरी पार्ट है वो मिसिंग है। तो हमने पॉलिसी तो बना दिया कि हमें रोडें चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन क्या उस क्षेत्र या उस गांव या उस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, ये हम शायद कहीं मिस कर गए। हमें लगा कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही है। तो यही विज्ञान के साथ हो रहा था। तो ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाला पार्ट है, ये मुझे उस बीच में जो अध्ययन, लगातार मेरे जो एंगेजमेंट्स थे, उसमें ये निकल के आया कि नहीं साहब, ये कहीं हम मिस कर रहे हैं। कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच भी एक तरीका है इस चीज का। अब वहां पे हमने, अगर मान लीजिए देखा जाए, तो पंचायती राज में एम्पावर्ड करने का प्रयास किया, जमीनों पे गांव को एम्पावर्ड किया हमने, प्रधान व्यवस्था को एम्पावर्ड किया, पंचायती व्यवस्था को एम्पावर्ड किया, लेकिन पॉलिसी और गांव या पॉलिसी और पीपल, इन दोनों के बीच में पार्टिसिपेटरी जो पार्ट है, पार्टिसिपेशन, वो मिस कर गया। वो फिलअप करने के लिए लोकनीति इंडिया का जो बेस है वो तैयार हुआ। वेरी नाइस। वहां से हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, अब हम सीधे सरकार को इंगेज करना शुरू करेंगे। वो लगातार चलता रहा, बीच में अलग अलग तरीकों से चलता रहा। फिर 2021 में जब कोविड आया, तो कोविड के समय लगभग सभी राजनीतिक कार्य बंद थे, भी सामाजिक काम में आपको कन्वर्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सबको समाज में लगाया। उस समय मेरा भी एक मन बना कि नहीं, अभी हमें 2021 के बाद उत्तर प्रदेश पे फोकस करके थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। तो 2021 में हम लोगों ने अपना बेस लखनऊ किया, और लखनऊ में थिंक टैंक को डेवलप किया, जिसे लोकनीति इंडिया के रूप में। और वहाँ पे अलग अलग सामाजिक जो सरोकार की व्यवस्था है, जो विषय थे, उनको हमने सरकार के साथ या जो पब्लिक थी उसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया।
उसमें सामाजिक कल्याण विभाग है, जो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है समाज को आगे लेके जाने के लिए। एक ऐसा पार्ट जो पिछड़ा हुआ रह गया हो, उसको कैसे एंगेज करेंगे आप, सोशल वेलफेयर। तो उसमें जो उस समय के मंत्री थे उन्होंने काफी मुझे सहयोग किया। सीम अरुण जी IPS से होकर आए थे और एक अच्छा चेहरा थे, तो उन्होंने काफी हम लोग को सहयोग किया और वो एंगेजमेंट हमारी बढ़ती चली गई। बीच में हम लोगों ने जो पहली बार चुन के आए प्रधान ऐसे जो पिछड़े समाज से थे, उनको फिर हम लोगों ने बताया कि आपको पॉलिसीज आपके लिए क्या क्या हैं और आपको कैसे उसे एंगेज करना है। क्योंकि काफी लोग ऐसे आते हैं जो पहली बार में उनको ये पता नहीं होता है कि हमें हमारी पॉलिसीज क्या हैं या हमें कैसे काम करना है। तो वो काम करने का तरीका जब तक वो सीखते हैं तब तक आधे समय चला जाता है। तो जो समाज में काम होना है वो नहीं हो पाता। उस चीजों को हम लोगों ने थोड़ा सा एक अपने तरफ से प्रयास करके लोकनीति इंडिया के साथ मिलकर और वो एक विषय को हम लोगों ने वहां पे इस्टेब्लिश किया। फिर धीरे धीरे वो क्रम बढ़ता चला गया, वहाँ पे इंगेजमेंट्स बढ़ते चले गए, पॉलिसी को लेकर इंगेजमेंट बढ़ते चले गए। तो अभी बहुत रिसेंट में हम लोगों ने एक इंगेजमेंट किया वहाँ पे। मेरी एक किताब आई AI का सोशल वेलफेयर में कैसे इस्तेमाल करें आप। अच्छा। तो उसको हम लोगों ने फिर वहाँ पे एक वर्कशॉप किया अधिकारियों के साथ कि AI टूल का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो मान लीजिए सामाजिक विभाग में स्कॉलरशिप ही नहीं दी जाती है। एक बड़ा परसेप्शन बना हुआ था कि सामाजिक कल्याण विभाग केवल स्कॉलरशिप बांटने का केंद्र है, उसके अलावा उसका काम नहीं है। उस परसेप्शन को भी तोड़ने का हम लोगों ने उस समय काम किया वहां पे। समझाया कि नहीं, आपके यहाँ और भी कार्य हैं जिनको आपको करना है, क्योंकि ये समाज का एक बड़ा हिस्सा है जिसको आपको अपने साथ लेके आना है। वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, चाहे वो पॉलिसीज की वजह से छूट जाते हैं या इंगेजमेंट की वजह से छूट जाते हैं या उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से छूट जाते हैं। तो उस गैप को आप कैसे फिलअप करेंगे। तो ऐसे ये प्रयास लगातार लोकनीति द्वारा चलते रहे। लोकनीति ने फिर तब तक बीच में एक यंग थिंकर्स फोरम स्टार्ट किया। यंग थिंकर्स फोरम का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि जो युवा वर्ग जो इसमें थिंकिंग प्रोसेस में है उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको किसी न किसी तरीके से इंगेज करके और उनको ये बताया जाए कि नेशनल इंटरेस्ट के विषय क्या हो सकते हैं और आपको कैसे काम करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलमिस्ट है, वो लगातार लिख रहा है, तो सकारात्मक बिंदुओं को कैसे लिखा जा सकता है। दो तरीके की पत्रकारिता हो सकती है। एक तो नकारात्मक आप सुबह से शाम तक करें, या समाज के अंदर छुपे हुए सकारात्मक मुद्दों को लेकर उसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सके, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, उस पे भी काम हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो यंग थिंकर्स के लगभग 3 एडिशंस हमने किए। अभी अयोध्या में 21 से लेकर 22 तक फिर से हम ऐसे 70 युवाओं को चिन्हित करके उनको 2 दिन अपने यहाँ रख के और लगातार अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाकर उसके ऊपर उनको विषयों को लेकर कि कैसे इस वर्ष का वर्ष, जैसे मान लीजिए इस वर्ष का हम लोगों ने विषय रखा है कि लोकतंत्र एट 75 वर्षों पे क्या होगा। तो अयोध्या इसलिए भी चुन लिया गया कि अयोध्या ही पहला एग्जाम्पल था कि लोकतंत्रीय व्यवस्था कैसी होती है। कि राम ने एक छोटे से व्यक्ति के कहने पर अपनी उस धर्मपत्नी को, जो शक्ति स्वरूपा थी और वो जानते थे कि वो सही है, उसके ऊपर भी कहा कि नहीं आपको एक लिटमस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे लोकतंत्र में प्रश्न खड़ा कर दिया है मेरे ऊपर। तो उस लोकतंत्र के प्रश्न का जवाब मुझे देना है। मैं पहले राजा हूं, फिर आपका पति हूं। तो इस व्यवस्था को उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो इसलिए भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अयोध्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि कैसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल्य आधारित विषय को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उस पे भी हम काम करें। तो उसको लेकर हम लोग 2 दिन फिर बैठने वाले हैं, ऐसा बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव्स लेता रहा लोकनीति इंडिया। चूंकि आपका जो GT लॉज है वो काम करता है ग्रीन एनर्जीज, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट चेंज ऐसे डोमेन में हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने कुंभ के दौरान ग्लोबल कुंभ समिट किया, जिसमें पूरे विश्व से 23 कंट्रीज से हेड ऑफ स्टेट्स को इनवाइट किया।
एक्सपर्ट्स को ग्लोबली इनवाइट किया, काफी बड़ा प्रोग्राम रहा वो। तो उसमें हम लोगों ने हिमालयन क्लाइमेट फोरम करके एक फोरम क्रिएट किया, अच्छा, जिसमें पैन हिमालयन रीजन में जब सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे हम अचीव करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ सबको चाहिए, समाज में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सुविधाएं देनी है, तो उसमें एक बैलेंस अप्रोच हम कैसे लेके आए, उसके ऊपर हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इंगेज करने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, सोशल काज वाले लोग, और या ऐसे लोग पब्लिक फिगर्स जो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को लेकर काफी एक्टिव हैं, तो उन सब पैशनेट हैं, तो उन सबको हम एंगेज कर रहे हैं। nice. और उस फोरम का चेयर भी हम लोगों ने सुरेश प्रभु जी को बनाया, जो पहले भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर रहे। तो उसमें हम लोग लगभग प्रयास कर रहे हैं कि लगभग जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनको एंगेज करें, तो एक लोक नीति का प्रयास वो भी चल रहा है। वेरी नाइस, उसके अंदर बहुत अच्छा आई थिंक सब्जेक्ट एरिया है ये। आई ऑल्सो फील कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या सोशल वेलफेयर, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे इन जनरल स्टार्टअप का जो कल्चर है वो नहीं है या बहुत ही कम है। आई रिसेंटली मे आई थिंक कम अक्रॉस एक दो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से मैं अभी रिसेंटली मतलब मुलाकात हुई, जैसे समग्र या स्वानिधि ग्लोबल। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस या जैसे लोक नीति आपने जैसे बताया, अब ये सब का जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पर डेमोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से इनका रोल बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे उसमें। और मे बी आई थिंक मोर और लेस एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि जो इस डिस्कशन से निकल के आ रहा है कि यू ऑल्सो लुक एट नॉट ओनली द सोशल वेलफेयर बट द कंसर्न्ड एरियाज, जैसे क्लाइमेट चेंज, आपने वाटर का रोल लिया, या हिमालयन लोकेशन से जो वाटर का जो कंपोनेंट है, या जो भी एसडीजी गोल्स का जो कंपोनेंट है, ये सब चीज़ें भी कनेक्ट करना। और क्योंकि अगर वो आप लोग का ज़्यादा कनेक्ट या इंटीग्रेशन लेट अस से सोसाइटी या सोशल वेलफेयर के लोगों से है, और उसमें अगर इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उन तक पहुंचाया जा सके, तो शायद इस तरह के सब्जेक्ट्स की जो अवेयरनेस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ग्रास रूट लेवल तक धीरे धीरे करके पहुंच जाएगी। और जितनी जल्दी पहुंचेगी शायद इस तरह के सब्जेक्ट बहुत ही मे बी आई थिंक ड्राइविंग रोल पे आने लगेंगे। वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट, फॉर एग्जांपल वाटर आपने नाम लिया। वाटर में अगर मैं दो तरीके के पर्सपेक्टिव देखूं, एक तो डोमेस्टिक मार्केट में है और एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखता हूं मैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में जैसे अगर मैं एक स्टैट आपसे जिक्र करूं, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 17% पॉपुलेशन है इंडिया की, दैट रिप्रेजेंट 17% ऑफ टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन। लेकिन हमारे यहाँ पे जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, दैट रिसोर्स क्वांटिटी इज ओनली 4%। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब 4% अपने आप में एक बहुत ही कम रिसोर्स है, जिसको हमें बहुत सही तरीके से इसको यूटिलाइज करना है, यूज करना है। और हमारे यहाँ पे एक और नंबर भी मैं आपको शेयर करता हूँ कि ऑलमोस्ट 70 to 75% रिसोर्सेज जो वाटर के हैं, चाहे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हो, वो कंटेमिनेटेड हैं। और इसीलिए इतनी सारी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जनरली क्या है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे उनका रोल हेल्थ का है, बट वो हेल्थ का मेन रीज़न शायद वो जल शक्ति डिपार्टमेंट या जो जल निगम डिपार्टमेंट जो स्टेट लेवल पे होगा उसके हिसाब से होगा। तो ये कोरिलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार कई सारे संस्थाओं का ये एक शायद वन ऑफ द मे बी एक्टिव आउटकम नहीं रहता है, बट ये एक पार्ट है। कमिंग टू माई स्पेसिफिक क्वेश्चन कि जैसे हमारे यहाँ पे जो डिमांड है वाटर की, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, 7 से 8% इकोनॉमी ग्रोथ है, वाटर की भी डिमांड बढ़ेगी, 2 गुना डिमांड हो जाएगी जो आज की करंट डिमांड है बाई 2030। ये एंटिसिपेशन या लोगों ने एस्टिमेट किया है। आपको कैसा लगता है कि मतलब जिस हिसाब से हम लोग वाटर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, अभी भी देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी डेमोग्राफी में भी पॉपुलेशन है जहाँ तक स्वच्छ पानी पहुँच नहीं रहा है,
और दूसरा पर्सपेक्टिव कि लोगों की जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, बेहतर हो रही है, वैसे वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। इस तरीके की समस्याएं पॉलिसी इनिशिएटिव से कैसे मतलब निकाली जा सकती हैं? देखिए, दो हिस्सों में इसको देखिए। हाँ। एक, कभी भी जब हम एनवायरनमेंट या क्लाइमेट की बात करेंगे तो दो पार्ट आ जाएगा। एक हो जाएगा जो उसका पॉलिसी वाला पार्ट है, जिसकी बात आप कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा कि लोग, क्योंकि हमेशा क्लाइमेट को लेकर ये कहा गया है कि थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। आपको लोकली एक्ट करना पड़ेगा, तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। और जिस तरीके से क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बढ़ी है बीच में, आप कह रहे हैं कि लगातार कि फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ रही है, आप ये भी ध्यान रखिए कि फ्रेश वाटर के ऊपर जो डिस्ट्रेस है वो भी इंक्रीज कर रहा है। रिसोर्सेज हैं आपके पास, वो कम हो रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में अगर टेम्परेचर राइज होगा, वाटर रिसोर्स कम होगा, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा। तो ये जो पूरा साइकिल है साइंस का, वो भी चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। और अगर आप क्लाइमेट रिपोर्ट्स को आप पढ़िए लगातार, जब मेरी लैब ने भी काफी लिखा है, मैंने भी लिखा है उस समय, तो उस समय क्या होता है कि आप 2030 में आप जो सोच रहे हैं, हो सकता उससे तेजी से घट रहा है। 2050 में वो और बढ़ जाएगा। तो आपको जो भविष्य का सोल्यूशन है वो अभी देना पड़ेगा, वो आप फ्यूचर पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो वहां जो पॉलिसी वाला एस्पेक्ट है, वहां आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि फॉरेस्ट का ही केवल इसमें रोल है, या वाटर रिसोर्सेज का ही रोल है, या दूसरी मिनिस्ट्रीज का रोल है। तो वहां पे एक आपको कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनानी पड़ेगी, जहां पे इन सबों को प्रायोरिटाइज करके एक बड़ा चैलेंज जो आने वाले समय का है उसको आप एड्रेस कर सकें। दूसरा कि एट द सेम टाइम आपको पब्लिक के बीच में जाकर पब्लिक को भी अवेयर करना पड़ेगा कि आपका रोल क्या है। सरकार तो ठीक है एक काम करेगी, लेकिन आपका रोल क्या। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किसी गांव में आपने एक तालाब खोद दिया, कहा कि नहीं साहब ये तालाब जो है आने वाले समय में वाटर, जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी होगा उसको वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहेगा। लेकिन उसको सही रखना, उसको साफ सुथरा रखना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो समाज लोगों की। हाँ, सरकार एक व्यवस्था दे सकती है, लेकिन उस व्यवस्था को सस्टेन करने का काम आपका है। क्योंकि ये क्वेश्चन केवल सरकार का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका है और आपके भविष्य का है। हम, गांधी अक्सर कहते थे कि अगर हम जो चेंज देखना चाहते हैं उसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा खुद में। तो वो जो बदलाव हम बात कर रहे हैं वो पहले हमें अपने आप में, समाज के रूप में हमको करना पड़ेगा। वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल ठीक बात हम कहीं ना कहीं उसको मिस कर रहे हैं। पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब भी हम एनवायरनमेंट, क्लाइमेट या वाटर के विषय पे बात करेंगे तो उस पे हमको तुरंत एक्ट करना है। आपने कहा कि डोमेस्टिक इस्तेमाल है, जियोपॉलिटिकल इस्तेमाल बहुत बड़ा है। अगर आप रिसेंट का पाकिस्तान के साथ वार हमारा देखें, जिसपे उनके जो उन्होंने गलत काम किया, उसके अंदर अछम में पाप किया, उसके खिलाफ जब आप गए तो आपने क्या इस्तेमाल किया? वाटर रिसोर्सेस। पूरे साउथ चाइना सी के अंदर मेकोंग वैली पे एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है चाइना और अदर कंट्रीज के बीच में। तिब्बतियन प्लेटो पे एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, जो थर्ड पोल कहा जाता है, सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स का जो पूरा हब कहा जाता है, पूरा कंटूर जो भरा पड़ा है पानी से, उसकी जो लड़ाई चल रही है वो भी इसीलिए चल रही है कि वहां पे वो डैम क्रिएट किया जा रहा है। तो वो जो युद्ध है वो अब के समय, ये आप मान के चलिए कि क्लाइमेट जस्ट नॉट ए कॉन्सेप्ट, ये एक सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज है आपके लिए। ये नॉन कन्वेंशनल वार का एक टैक्टिस हो सकता है आने वाले टाइम में। उसको आप क्या करेंगे? उसको भी एड्रेस करना है। उसके लिए एड्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप राष्ट्रीय स्तर पे उसको आप फिर से प्रायोरिटाइज करिए, स्टेट लेवल पे उसको प्रायोरिटाइज करिए। अब देखिए, जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, सूडान या अन्य कंट्रीज में, जहां पे पानी
की मात्रा कम हो रही है तो वहां देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं। अगर वही स्थिति आपके यहाँ हुई तो आपके यहाँ क्या होगी? हम अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, मतलब वो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, रिसोर्सेज का होता है, जो बाद में पॉलिसी लेवल पे या जुडिशियल लेवल पे उसको दूर कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि कृष्णा रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के मध्य, ठीक बात है, उस पर समस्या होती है। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के मध्य उस पर समस्या होती है। तो आने वाले समय में ये और बढ़ना है। तो जहां पे वाटर रिसोर्सेज नहीं होगा, स्कैर्सिटी होगी, वहां पे तो ये चैलेंज और बढ़ जाना है। तो वहां सोल्यूशन क्या? वहां सोल्यूशन ये है कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, पॉलिसीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाकर इस पे तेजी से काम करने की जरूरत है, तभी हम इसको सोल्यूशन दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कही सत्येन जी आपने। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर दीज पर्सपेक्टिव्स। आपने आई थिंक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को भी बताया, और मुझे पर्सनली भी लगता है जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई, वर्ल्ड बैंक ने उसको साइन कराया, और उसको पहली बार वी आल्सो हैव विटनेस्ड कि इंडिया ने एज ए फॉरेन पॉलिसी वाटर को यूज किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो एक पर्टिकुलर जो एसेंशियल कम्युनिटी है, वाटर जो है अपने आप में कम्युनिटी है, और वो एक ट्रीटी का हिस्सा बनी, और देखा 2-3 युद्ध हुए इन बिटवीन भी 1960 से लेकर के अब तक, और उसमें उस ट्रीटी पे कोई वो नहीं, बट पहली बार भारत ने उस ट्रीटी के अगेंस्ट अपना एक डिसीजन लिया, और मुझे लगता है कि मार्च 1 2025 में वो इफेक्टिव भी कर दिया कि, और उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि लगभग क्योंकि वो जो वाटर है लगभग आई थिंक बे, रावी और एक और कोई रिवर है, उससे निकल करके, और लगभग 80% फार्म लैंड को इम्पैक्ट कर सकता है पाकिस्तान के। तो इस तरह के जो डिसीजन है वो मतलब एक तरीके की एग्रेशन और उसको भी दिखाते हैं, जो कि बहुत जस्टिफाइड एग्रेशन भी है, क्योंकि आपने जो काम किया, जैसे आपने बताया कि अक्षम में अगर अपराध किया है तो यू हैव टू टेक सम पेनल्टी एक्शन, तो लेना ही होगा उसके हिसाब से। बट बहुत सारे डोमेस्टिक लेवल पे भी इस तरह के आपने जैसे 2-3 नाम लिए, बट रिसेंटली जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में भी इस तरह के इश्यूज शुरू हुए। तो मतलब वो इस तरह की जो पॉलिसी लेवल पे जो पार्ट है, जैसे इंटरनेशनली तो चलिए देयर आर मतलब आर्बिट्रेटर्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के अपने अपने रोल्स हैं, और उसके हिसाब से वो 2 कंट्रीज के बीच में वो ट्रीटी हुई है, उसको मध्यस्थता करके चेंज कराएंगे। इंटरनल सिस्टम में इस तरीके की पॉलिसीज को कैसे मे बी समाज के उत्थान के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए कैसे मे बी फास्ट ट्रैक में कैसे किया सकता है? अब देखिए, मैं फिर से वहीं चला जाएंगे। पहला प्रश्न आपका जो था कि साइंस से राजनीति में जब आया, पॉलिसी में, तो क्यों आया? अब समझिए, जैसे वाटर रिसोर्स में आपने 1969 में आपने एक एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, तो उस समय पॉपुलेशन कुछ है, क्रॉप रिक्वायरमेंट्स कुछ है, वाटर रिक्वायरमेंट कुछ है, तो आप आसानी से एक जो भी अमाउंट तय हुआ, क्या कैलकुलेशंस थी उस समय, क्या ये निर्णय क्यों लिए गए, कैसे लिए गए, वो उस समय का विषय है। लेकिन वो सिनारियो आते से आते 2025 तक बदल चुके हैं। इवन बहुत पहले इस पे काम करना चाहिए। उसका एक नियम बना था उस बीच में, अगर आप ट्रीटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन ऑफ, कि हम क्या किया जाएगा, कि क्या हम रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए मेरी क्रॉप में, मेरे यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड की जो एरिया है वो बढ़ गई आने वाले में X, तो मेरा जो X अमाउंट होगा वाटर रिसोर्स के यूटिलाइजेशन का, मतलब रिसोर्स के यूटिलाइजेशन का, वो भी इंक्रीज कर गया। सही बात है। तो हम X अमाउंट में से Y अमाउंट कैसे पाकिस्तान को देंगे? देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, और वो मिस था इन अ मीनवाइल टाइम, जिसका इस्तेमाल भारत ने अपने डिप्लोमेटिक उसको प्रेशराइज करने के लिए टेररिस्ट स्टेट को किया।
बट ये भी दिखाता है कि हमारा जो इतना लंबा सिस्टम रहा वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक वैल्यूएशन या क्रिटिकल थिंकिंग को मिस कर रहा था। तो इम्पोर्टेंट यही हो रहा है फिर से, ये दिखाता है कि हमें भी इस पे काम करने की आवश्यकता है। हाँ, हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट वाटर की बढ़ गई हो। नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, हमने क्या कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ झांसी में कोई डैम हो, ठीक है, और झांसी के डैम के आसपास के इलाकों में कितना वाटर रिसोर्स चाहिए, क्या हमने साइंटिफिकली उस पर कुछ काम किया है या नहीं किया है। जैसे मान लीजिए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इसमें कॉन्फ्लिक्ट आपको वाटर रिसोर्स को लेकर हमेशा होता है कि हमको ड्रिंकेबल वाटर नहीं मिल रहा है, यूजेबल वाटर, और हरियाणा पंजाब कहता है कि हमें एग्रीकल्चरल पानी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। तो क्या हम कोई कैलकुलेशन लेके बैठे हैं या हमारे पास कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन है, तो वहां पर हमें आवश्यकता है कि हम दोनों को एंगेज करें। तो जो पॉलिसी में पार्टिसिपेशन छूटा हुआ पार्ट था, जो साइंटिफिक अप्रोच का छूट रहा था पार्ट, उसको लाने की आवश्यकता है। इसीलिए आप जब कहते हैं कि नहीं स्वनिधि ग्लोबल आया, समग्र आया, या और भी ऐसे थिंक टैंक्स निकल के आए जो इस पे काम कर रहे हैं लगातार, तो वो इसीलिए आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के सोल्यूशन के लिए। कॉन्फ्लिक्ट हो या आने वाले चैलेंजेस हो या कैसे भी हो, उस पर कैसे हम काम करेंगे, डेटा ड्रिवन अप्रोच। हाँ, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। जैसे मान लीजिए नेपाल ने पानी छोड़ा बारिश के समय और बिहार में फ्लड आ गया, हमने लाखों करोड़ों रुपए लगाया, लेकिन क्या हम उसको लेकर मिटिगेट करने के लिए, उस जो चैलेंज आ रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए क्या हमने कोई स्टडी की, क्या हमने उसके लिए अप्रोच किया? हो सकता है जो पैसे हमने अब तक लगाए हों उससे कहीं कम में सोल्यूशन मिल रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। मिस इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आप मानिए जो भी सिस्टम हमारा चला आ रहा है इतने वर्षों से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं वो मैनेजरियल सिस्टम है, वो पॉलिसी नहीं बना सकते। तो वहां कहीं ना कहीं ना गैप जो है, आप अमेरिका में देखिए तो अमेरिका क्या होता है कि जब भी प्रेसिडेंट आता है तो वो अपने साथ एक इकोसिस्टम लेके आता है। कोई थिंक टैंक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसके लिए वो काम परफॉर्म करते हैं, और जब वो सरकार बाहर निकलती है तो वो निकल जाते हैं बाहर। वो अप्रोच की भारत में बहुत बड़ी आवश्यकता कमी है अभी। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट डोंट हैव एनी बिजनेस टू डू द बिजनेस। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का भी यही प्रॉब्लम है कि उसको भी ये समझना होगा कि वो हर चीज वो नहीं कर सकता है। सही बात है। यू कांट बी थिंक टैंक, सो देयर शुड बी सम थिंक टैंक्स हु कैन असिस्ट यू कंटिन्यूअसली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स। आप उसको सॉल्यूशंस उससे खोजते रहिए और उनको एंगेज करिए। नए तरीके से सॉल्यूशंस मिलेंगे, नए तरीके से चैलेंजेस आएंगे, डेली आपको नए चैलेंजेस को सॉल्व करना होगा। इसीलिए आप देखिए कि जब पब्लिक कमीशन का वो हुआ, रिफॉर्म हुआ, नीति आयोग बना, तो यही उसका मोटिव था कि जो नए समय के नए चैलेंजेस जो डेली पैदा हो रहे हैं उसको आप 10 साल, 50 साल, 20 साल की पॉलिसीज पे नहीं खत्म कर सकते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है, लेकिन जो राइट नाउ जो चैलेंजेस हैं उसको कौन सॉल्व करेगा? सही बात है। somebody has to be there। और वो हुआ, स्टेट में भी रिफॉर्म्स आने लगे। कुछ स्टेटों ने बहुत अच्छा इंप्लीमेंट किया, कुछ स्टेट्स उसमें कहीं ना कहीं फेल कर गए। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे क्लाइमेट चेंज, स्टेट्स की रिपोर्ट्स सब जगह लगभग तय हुई कि क्लाइमेट चेंज को लेकर आने वाले समय में क्या चैलेंजेस होंगे, स्टेट रिपोर्ट्स बनती जब जयराम रमेश मंत्री हुआ करते थे। लेकिन टिल टुडे कितने स्टेट्स ने उसको किया, कितने ने उस पर काम किया, कितनों ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया? एक ये बड़ा प्रश्न अभी भी खड़ा है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन अटेंशन चाहिए इसको, क्योंकि आपने जैसे जयराम रमेश जी के बाद का, जैसे इस करंट गवर्नमेंट में भी इस एरिया में काफी काम हुआ। जैसे हर एक स्टेट के क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बना, फिर रिसेंटली एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान भी बना, स्टेट स्पेसिफिक बने सब कुछ। और मतलब वी आर होपफुल कि अब ये एक्शन प्लान के बाद में एक्चुअली में एक्शन भी रोल आउट होगा। सो वो भी हमारी एक थोड़ी सी आदत खराब होती जा रही है
अगर हम देश के रूप में देखें कि हम इंतजार करते हैं कि ऊपर से कुछ होगा तो हम नीचे करेंगे। जैसे मान लीजिए एनर्जी एफिशिएंसी का सेंटर से पॉलिसी आएगा तो हम करेंगे, बट एज ए स्टेट आपके पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसे भी हमें करने की आवश्यकता है। अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बढ़ रहा है तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की काम करने की आपकी भी आवश्यकता है। उसके लिए आपको अलग से कि सेंटर कॉल लेगा और तब हम करेंगे, ये चैलेंज नहीं है, क्योंकि आप यू हैव टू फीड द whatever the amount of people are there in your state. अगर मेरे पास 100 करोड़ की आबादी है तो उन 100 करोड़ को फीड करने की आवश्यकता भी मेरी है। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास अदर रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हमको उसको पुल कैसे करना है? मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव दिस मे बी एज ए रिस्पॉन्स कि उनके पास में जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है वो नहीं है इस तरह के पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे आपने एग्रीकल्चर रेजिलियंस की बात की, या जैसे फ्लड या कोई भी इस तरह के सब्जेक्ट में ले लीजिए, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में स्टेट के पास में स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, बट डिपार्टमेंट्स का यही क्लेम है कि उनके पास में रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं है, टेक्निकल स्ट्रेंथ कह लीजिए नहीं है। तो वही तो रोल डिसाइड करना है आपको। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एवरी बिजनेस करने का सरकार का कोई रोल नहीं होता है। आपको दूसरे थिंक टैंक्स इंस्टीट्यूशंस को उसका पार्ट बनाना पड़ता है। लेट्स सी, मैं एग्जांपल देता हूँ। 2012 में 12-13 में हैदराबाद के अंदर एक अर्बन फ्लड के लिए अर्बन फ्लड आ जाता है। तो मुख्यमंत्री एक्टिवली केम एंड ही सेड बिट्स प्लानिंग हैदराबाद को कि नहीं, आप एक काम करो, आप हमारे लिए ना अर्बन फ्लडिंग का एक प्रॉपर प्लान बनाओ, और क्या हो सकता है हमें बताओ। देन केम विद द सेंसर बेस्ड एल्गोरिथम वगैरह करके, और उन्होंने कहा कि नहीं आपके पास सेंसर होना चाहिए, और जैसे फ्लड की स्थिति बने या जो भी डेटा हो उसके हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा कि ड्रेनेज वगैरह कैसे करने हैं, और आप उसको निजात पालेंगे। लगभग आप विश्वास नहीं करेंगे, सारे कैपिटल्स में आप जाएंगे और हैदराबाद जाएंगे तो दोनों में अंतर आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्लान था वो पहले इंप्लीमेंट हुआ। आपको अगर मुंबई फ्लड याद हो, या चेन्नई फ्लड याद हो, या बेंगलुरु में लास्ट ईयर का फ्लड याद हो, वो क्यों हो रहे हैं लगातार? क्योंकि हम उसके अगेंस्ट में जो मिटिगेशन के रिस्पॉन्सेस हैं उस पर हमने काम नहीं किया। जबकि हैदराबाद में ऐसा नहीं है। टोटली एग्री। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अभी भी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आ जाइए, अभी भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। नहीं हो रहा है। साइंस ने किया है, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूं कि साइंस ने नहीं किया है। साइंटिफिक रिसर्च कंटिन्यूअस हो रही है, लेकिन क्या वो साइंटिफिक रिसर्च का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो आपको करना था एज ए पॉलिसी मेकर, आपने किया? हमने छोड़ दिया किस पे? स्मार्ट सिटीज बनेंगे तो हम करेंगे। ये आपका रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ईच एंड एवरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स, कि उस पे वो काम करें। नहीं करते हैं। अर्बन सस्टेनेबिलिटी को आप कैसे करेंगे? और ये सब बहुत ही आई थिंक इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, और मुझे लगता है प्रायोरिटी एरियाज की तरह उनको काउंट करना स्टार्ट करना होगा तुरंत। दिस इज हाई प्रायोरिटी एरिया। हाँ, आप कोविड में आए तो आपको लगा कि नहीं आयुष इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये कभी नहीं आना चाहिए कि हमारे पास एक जब समस्या आए तो हम किसी डोमेन या सेक्टर को कहें कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे। लेट्स वर्क ऑन राइट नाउ, क्योंकि आने वाला चैलेंज उससे बड़ा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप डिनाई नहीं कर सकते। टेम्परेचर राइज है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। सी लेवल आपका बढ़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले चैलेंज को आप कैसे कैटर करोगे? सही बात है। यू हैव टू वर्क राइट नाउ। There is no other option at all for climate change. Governments are doing well. प्रधानमंत्री जी का एक विजन है क्लाइमेट चेंज को भी लेकर, वो लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं वही फिर कह रहा हूं कि गवर्नमेंट्स की इंस्टीट्यूशन, बहुत जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत अच्छी हैं, जमीन पे क्या हो रहा है वो चैलेंज है। जमीन पे अकाउंटेबिलिटी को हमें तय करना पड़ेगा। अगर हम उसको फेल हो रहे हैं तो वी आर फेलिंग। एज ए लीडर मैं अपने आप को फेल मानता हूं कि अगर वो जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं होगा तो।
हम्म। हाँ, बट मुझे लगता है कि लोग इस तरीके के डेटा से, फॉर एग्जांपल यू टेक एनी डेटा, चाहे वो एयर क्वालिटी हो, वाटर इश्यूज हो, देयर आर लॉट ऑफ मे बी डेथ्स बिकॉज ऑफ सच नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मिटिगेटिंग मैकेनिज्म। और उसके बावजूद भी स्टेट्स इस तरह की चीज़ों को लेकर के जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बिकॉज हम लोग भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्टेट्स में काम करते हैं, मतलब यू टेक एनी स्टेट, चाहे वो JNK से लेकर के और फिर केरला, तमिलनाडु वर्सेस गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में काम करते हैं, एंड वी हैव रियलाइज्ड कि सम स्टेट सर्टनली दे टेक द एक्शन प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी हाँ टॉप प्रायोरिटी पे करके करते हैं, बट मतलब वो कम से कम बेसिक मिनिमम तो करना ही होगा स्टेट्स को। राइट, दैट शुड बी वन ऑफ द प्रायोरिटीज एटलीस्ट। आप उसको कुछ भी एक्सक्यूज दे करके उसको बैक बर्नर पे नहीं डाल सकते हैं, बट दैट इज अ चैलेंज दैट वी हैव आल्सो रियलाइज। बट आई टोटली एग्री कि कहीं ना कहीं स्टेट्स को या जो भी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस हैं उनको इसको, एक तो जैसे ये एक ऐसा चैलेंज है कि उसको आप मतलब ये नहीं कह सकते कि ठीक है रोड नहीं बनेगी तो काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये ऐसा है कि आने वाले टाइम में वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। आप उसको, आपके पास यही ऑप्शन होगा कि यू हैव टू एक्ट फास्ट, और उसके लिए आपके यहाँ जो भी मैकेनिज्म है उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एयर क्वालिटी को लेकर रिसर्च हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं, डेटा भी बहुत आ रहे हैं, वाटर कंटामिनेशन को लेकर भी लगातार अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, काम हो रहा है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके द्वारा जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, उसकी संख्या भी तो बढ़ रही है। अब वो आपके लिए टाइम नहीं बाउंड कर पाएगा कि नहीं 10 साल साहब आप काम करेंगे तो हमारे पास, उसको तो सोल्यूशन अभी चाहिए। हमने कहा कि हम 1.25 करोड़ पेड़ लगाएंगे, तो 1.25 करोड़ पेड़ नहीं लगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप तय करें। सही बात है। हाँ, मतलब आपने अगर कमिटमेंट किया है तो उसको फुलफिल करने नहीं, आप नहीं तय करेंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करनी होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ये नहीं कहना कि आप नहीं कर रहे हैं, मेरा कहना है कि अगर नहीं हुआ है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, लेट देम मेक द अकाउंटेबल फॉर इट, मेक देम पेनलाइज्ड। ये जरूरी नहीं कि उनको सस्पेंड कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, मेक देम पेनलाइज्ड। कुछ चीजें हम पेनलाइज होने पर ही सीखते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम बच जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव के व्यक्ति ने चोरी की, तो उसको आपने जेल भेज दिया, पेनलाइज किया, तो वो थोड़ा सीख गया। लेकिन हम क्या इसी इकोसिस्टम के लिए यही क्राइटेरिया उठा रहे हैं जिन्होंने काम नहीं किया सरकार में रहते हुए? मैं सरकार में लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, जो उस सरकार को चलाती है, जो उसको हेल्प करने के लिए बनाई गई है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म हो गया। हाँ, उसको हम क्यों नहीं पेनलाइज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। NGT लगातार कह रहा है कि नहीं साहब पानी खराब हो रहा है, लेकिन खराब जो कर रहा है, चाहे म्युनिसिपल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल पार्ट हो, उसको पेनलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इंडस्ट्री को पेनलाइज करेंगे तो आपकी इकोनॉमी डाउन होगी, ऑब्वियसली ये है। मेजर जो कर रहा है उसका क्या रोल है? जो पोल्यूशन बोर्ड्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो इंश्योर कराएं कि वो ठीक हो जाए, हाँ, उनको तो कम से कम। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है, मैं दूसरे तरीके से सोच के चलता हूं कि किसी चीज को रोक देना उसका सोल्यूशन नहीं होता है, उसको चलते रहते हुए भी उसका सोल्यूशन निकालना ही हमारे पास एक ऑप्शन है। हम ऐसे अगर बंद करने लगेंगे तो पूरे भारत को बंद करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए, हमारे लोगों की आवश्यकता है, उसको पूरी भी करनी है। लेकिन उसके साथ में ऐसे क्यों नहीं हम क्राइटेरियाज बना सकते हैं, या ऐसी मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर सकते कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक कर पाए? ये ठीक करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का रोल इतना ही होता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है उसका काम डिलीवरी करना है, गवर्नमेंट की जो भी थॉट प्रोसेस है उसको डिलीवर करना आपका काम है। आपका काम सरकार चलाना नहीं है। सरकार चलाने के लिए सरकार के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं उनका काम है, वो सरकार चलाएंगे, लेकिन सरकार के जो पार्ट हैं, जो लीडरशिप ने तय किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, और उसको तेजी से करने की आवश्यकता है। लोक नीति जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम करती है,
वी कॉल इट एज ए पॉलिटिकल कंसल्टिंग, थिंक टैंक। हाँ, थिंक टैंक का लीजिए, थिंक टैंक है जो कि मे बी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी काम करती है। जैसे मे बी आई थिंक देयर इज अ वेरी फेमस नेम, श्याम किशोर, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है आई इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी करके, आईपैक करके। तो जैसे लोकनीति का रोल, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया नॉर्थ ईस्ट में, उस तरह का रोल, मतलब हाउ इफेक्टिव दीज अरेंजमेंट और मे बी कंसल्टिंग्स आर। तो मतलब एक तो है कि जैसे उनके लिए पूरी कैंपेन रन करना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो नंबर्स क्रंचिंग करना है, कुछ एक एक्शन प्लान बनाने हैं, उनके भी एजेंडा पॉइंट्स बनते हैं। बट हर जगह पे इस तरह की पॉलिटिकल कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहती हैं या थिंक टैंक अपॉर्चुनिटीज रहती हैं? नहीं, देखिए दोनों में अंतर है। आईपैक वाज पॉलिटिकल एक कंसल्टिंग फर्म जो लगातार काम कर रही थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम की, उसके बाद फिर अलग होकर दूसरी पार्टियों के लिए अलग अलग काम की। लोकनीति का जो रोल है वो एकदम डिफरेंट है। वो थिंक टैंक है, वो केवल पॉलिसी लेवल पे ही काम करती है, उससे पॉलिटिकल से कोई लेना देना उसका नहीं है। मे बी मैं पॉलिटिकल हो सकता हूं, बट एज ए इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंस्टीट्यूशन वो केवल फोकस्ड काम करता है। आईपैक के आने से कहीं ना कहीं भारत की इलेक्शनरिंग में एक नया रिवोल्यूशन आया है, ये मेरा मानना है कि लोगों ने डेटा ड्रिवन इलेक्शन को समझा है। बिल्कुल ठीक है। एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि जो जो गैप थे, जिसे रिसर्च गैप्स कहते थे हम, वो जो गैप्स बन रहे थे इलेक्शंस के बीच में, उसको एड्रेस करने का काम किया है। आपके पास एक बड़ा इकोसिस्टम मिल जाता है जो पूरे चुनाव को ड्राइव करता है। आपके एक विजन होता है कि नहीं, हमें इतनी सीटें जीतनी है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारा डेटा है, और उसके डेटा पे वो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका पूरा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, और उसको जमीन पर कैसे उतारना है उसका एक खांचा तय करते हैं। प्लस साथ ही साथ में वो ये भी करते हैं कि आपको, अगर आपके पास वो प्रोफेशनल हैंड्स नहीं है तो उस प्रोफेशनल हैंड्स को दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच्योर करते हुए हमारी डेमोक्रेसी को भी दिखाता है कि हमारे यहाँ अब लोग इतने इंटरेस्टेड हो गए कि ये भी एक डोमेन बन गया जहां पे प्रोफेशनल लोग आकर काम कर सकते हैं। पहले ये लगभग एक तरीके से था कि वॉलंटरियल वर्क था, कि आप वॉलंटरली आते थे और काम करते थे। अगर इंटरेस्टेड हैं जिस भी पार्टी के लिए, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, कांग्रेस हो सकता है, और अन्य पार्टियां हो सकती हैं राष्ट्रीय या स्टेट लेवल की, उस पर काम करते थे। लेकिन ये इस पूरे 2014 के इलेक्शन ने ये दिखाया है कि नहीं, यहाँ पे भी एक डोमेन है जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और आप देखें हर जगह, चाहे वो पंजाब के चुनाव हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल के चुनाव हो, चाहे डाउन द लाइन साउथ में आंध्र प्रदेश का चुनाव रहा या तमिलनाडु का चुनाव रहा, तो लोगों ने नए नए इनोवेटिव आइडियाज सोचे, लोगों का कैंपेन करने का स्टाइल बदला, लोगों का पब्लिक के बीच में जाने का स्टाइल बदला है। इवन पब्लिक भी ज्यादा अवेयर हो गई। अब ये नहीं हो सकता कि दिल्ली या लखनऊ ने तय किया कि आप फला क्षेत्र से जाइए और चुनाव लड़के जीत जाएंगे। अब जनता पूछ रही है, भाई साहब आप हमारे यहाँ कितनी बार आए? आपके पास हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कोई ब्लूप्रिंट है? या पिछला आपने क्या काम किया हमारे लिए? ये बहुत, मतलब आज के समय, हाँ हो सकता है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि रिजल्ट्स हो सकते हैं कि आ जाएं आपके फेवर में, लेकिन लोगों ने ये प्रश्न करना शुरू कर दिया है। और हमेशा मैं ये कहता हूं कि ये बहुत ही राजनीति के ककहरे क हैं कि क्यों, कब, कैसे, क्या किया। ये जब प्रश्न आने लगेंगे तो ये आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई पैदा करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बट इसमें एक और एसोसिएटेड क्वेश्चन भी है, जैसे जो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे लोकनीति और किसी पॉलिटिकल आउटफिट के लिए काम कर रही है फॉर द डेटा ड्रिवन अप्रोच, नॉट द इलेक्शन कैंपेन, और उस वाले केस में उसकी जो इंडिपेंडेंस है, बिकॉज यही मान चलते हैं कि जो आउटकम है दैट शुड एक्चुअली इफेक्ट और इम्पैक्ट द पीपल, है ना, सोसाइटी के बेहतरी के लिए ही वो कुछ आउटकम लाना है, उसके लिए पॉलिसी बनाना है, उसका वो काम है। तो इंडिपेंडेंस कैसे अश्योर कर सकते हैं या करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस? देखिए, एक चीज आप इसको मान के चलिए कि नंबर्स नेवर लाइज।
ठीक बात है। नंबर्स नंबर्स हैं। आप अगर वो नंबर्स गलत होंगे तो कुछ भी आप कर लेंगे तो रिजल्ट्स गलत आएंगे। अगर वो नंबर सही होंगे तो कुछ भी कर लेंगे वो रिजल्ट सही देंगे। राइट। तो डेटा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये मतलब ये हो सकता है कि आप उसके कुछ पार्ट को छुपा लें, लेकिन डेटा गलत होगा ये मतलब मैं उसको थोड़ा डिनाई करता हूँ, क्योंकि मैं साइंस का आदमी हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरे खेत में 4 किलो अनाज हो रहा है तो वो 4 ही किलो होगा, वो 14 किलो नहीं हो सकता है। ठीक बात है। राइट। तो वो डेटा डेटा है। उसको हाँ ये हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं साहब हमारे घर खेत में 4 किलो इसलिए हुआ, 14 किलो हो सकता था क्योंकि पानी नहीं आता या बरसात नहीं होती या ज्यादा हीट वेव नहीं होता। लेकिन वो फिर आपके ही पॉलिसी पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। व्हाट यू हैव डन टू मिटिगेट दैट। तो डेटा कभी गलत नहीं होता है। तो जो भी ये कहते हैं कि नहीं मैनिपुलेटेड डेटा हो सकता है या डेटा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, वो बिल्कुल गलत होते हैं। कि वो इतना हो सकता है कि उस डेटा का एक पार्ट आप दिखा सकते हैं, लेकिन डेटा तो सच्चाई बता रहा है। ठीक है, मतलब दैट इज द बेसिक बेसिक इसका है। ठीक है, ठीक है। तो वन ऑफ द आर्टिकल्स आल्सो दैट आई हैव गॉन थ्रू सत्येन जी, जिसमें आई थिंक यू हैव यूज्ड द टर्म कॉल्ड गांधीयन अप्रोच, एंड ये जो अप्रोच है वो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड या रिलेटेड भी आपने उसमें बताई है। तो जैसे दे आर 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो कि मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है टच बेस करना। एक है जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो हीट वेव्स का कंपोनेंट है या जो फ्लडिंग के अकरेंसेस हैं, और दूसरा सब्जेक्ट है जो कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना चलाई, जिसमें कि 1 करोड़ हाउस होल्ड में सोलर इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। दोनों ही अप्रोच में एक तो है कि मतलब आप एक एक्शन आइटम है उसको आपको लगाना है, वो एक जनरेट कर रहा है, और दूसरा एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को एड्रेस करता के लिए रिक्वायरमेंट है। इस तरह की जो अप्रोचेज हैं या जो रिक्वायरमेंट हैं, देखा जाए तो ये लोगों की लाइवलीहुड एंड उसकी लाइफस्टाइल और उनके हेल्थ सबको इम्पैक्ट करती है ना। जैसे बिजली नहीं है तो मतलब वो उसकी शिक्षा में मतलब अवरोध हो सकता है, वो पढ़ाई नहीं करेगा, उसकी फैमिली या बच्चे, तो उसकी ग्रोथ सुनिश्चित करना मुश्किल है। हीट वेव्स में भी ऐसे ही है, मतलब आप डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग पिछले साल ही लगभग मे बी आई थिंक 36-37 सिटीज़ ऐसी हैं इंडिया में जिसमें 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर उन्होंने अटेन किया, विच इज़ ह्यूज, है ना। तो जो लोग जिन लोगों का बाहर काम है, घर के बाहर या ऑफिस के बाहर काम करते हैं, वहाँ पे उनके लिए उस तरीके का जो काम करना है वो मुश्किल हो जाता है। एंड देन लॉट ऑफ मे बी आई थिंक डेथ टॉल्स आल्सो दे वर देयर। तो इस तरह केस में जैसे जो अप्रोच आपने लिया, कैसे इस तरह की उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाउ टू मेक इट फास्टर? देखिए, 2 बड़ी भारत में फिलॉसफीज आई। एक गांधीयन फिलॉसफी, दूसरी जिसपे भारतीय जनता पार्टी चलती है, दीनदयाल जी की फिलॉसफी, ठीक बात है, अंत्योदय जिसे कहते हैं। हाँ, मैं उस पेपर की मुझे याद है कि जब मैंने लिखा उसको तो गांधीयन फिलॉसफी मैंने क्यों कहा। क्लाइमेट चेंज में आप देख रहे हैं कि लगातार स्ट्रेस बढ़ रहा है, वल्नरेबिलिटी हो रही है। गांधी का एक कॉन्सेप्ट आया, नई तालीम, और दूसरा था कि ग्राम आधारित एक आर्थिक व्यवस्था, कि हम ग्राम के प्रति जाएं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के प्रति जाएं। तो बेस हमारा गांव होगा, विकास की धारा वहां से ऊपर जाएगी, मतलब बॉटम टू अप अप्रोच जो बना। बॉटम अप्रोच ही उन्होंने एक्चुअली उन्होंने उसको किया। वो बेसिकली वो भारतीय चिंतन का एक व्यवस्था था। भारतीय चिंतन व्यवस्था क्या थी कि भारतीय चिंतन व्यवस्था थी कि गांव था, गांव के अंदर एक मंदिर था, उस मंदिर के ऊपर डिपेंडेंट क्या था, अन्न क्षेत्र था। सही बात। अन्न क्षेत्र से संबंधित एक पाठशाला थी, पाठशाला के साथ एक आयुर्वेद का व्यवस्था था, उसी के साथ सामाजिक कल्याण की व्यवस्था थी। तो कल्याणम जिसे कहते थे, कल्याण मंडपम वगैरह होते थे। तो पूरा गांव जो था उस मंदिर के इर्द गिर्द अपनी पूरी आर्थिक चिंतन को, सही बात है, सेट करता था। ठीक।
अगर किसी पास व्यवस्था नहीं है भोजन की तो वो अन्य क्षेत्र से ले मुफ्त सकते में थे। भोजन कर रहा था। सही बात। अगर उसको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था तो आयुर्वेद सेंटर से वो स्वास्थ्य ले रहा था। अगर उसके पास पाठशाला नहीं था तो वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तो ये पूरी व्यवस्था भारतीय चिंतन की थी। यही अप्रोच गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम जो भी आर्थिक चिंतन करेंगे वो गांवों से शुरू करेंगे, तो हमारा जो बेस होगा वो मजबूत होगा। अभी हम जो चैलेंज देख रहे हैं क्या है कि गांव से माइग्रेशन एक बड़ा रूप से शहरों की तरफ आ रहा है, लोग लेबर बन रहे हैं। तो हुआ क्या कि इस पूरे पिछले कुछ वर्षों में हमने उसको इम्पावर नहीं किया, वो व्यवस्था हमारी चरमरा गई। अब लोग वहां से भागने लगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, हम फिर से वापस उस पर जाएंगे। लोगों ने काम करना शुरू किया है, लेकिन वो अप्रोच बहुत आवश्यक है उस सलूशन के लिए। अगर वो गांव होगा तो वहां मंदिर होगा, मंदिर होगा तो तालाब होगा, तालाब होगा तो स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। तो आप देखेंगे कि जो पूरे चैलेंजेस आपको आने वाले हैं, धार्मिक व्यवस्था में मान लीजिए पेड़ होंगे, पौधे होंगे, कंजर्वेशन बढ़ेगा, वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन बढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, क्लाइमेट को ही तो मिटिगेट कर रहा है। वही एग्जैक्ट अप्रोच है भारतीय चिंतन व्यवस्था जो हमारी है, वही इसको मिटिगेट कर पाएगी लोकल लेवल पे। बड़े आपको प्लानिंग्स करने पड़ेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे, मिटिगेशन के नए वो मिटिगेट करने के नए प्लान्स लाने पड़ेंगे, लेकिन उसमें कैसे करेंगे आप, ये तय करना पड़ेगा आपको। और गांधीयन और दोनों, दीनदयाल भी कहते हैं कि लास्ट व्यक्ति तक जाए, अंत्योदय की व्यवस्था बने और भोजन की व्यवस्था सभी के लिए किया जाए, तो वो साथ में ही चला सकते हैं उसे। तो वो क्लाइमेट चेंज को हमारे दर्शन में दिया है, हमें उसको जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आपके साथ जो डिस्कशन है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगता है कि वी कैन हैव द डिस्कशंस फॉर लॉन्ग आवर्स। तो मुझे लगता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे डिस्कशंस हैं जो कि एक मतलब एक आम नागरिक को आम नागरिक से जोड़ती हैं, और आम नागरिक को लोकल गवर्नमेंट या गवर्नेंस और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जोड़ती हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पार्टिसिपेटरी टर्म्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, कि पार्टिसिपेटरी आप कैसे कराएंगे उसमें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप पॉलिसी बनाएंगे कहीं भी, चाहे गवर्नेंस पे होंगे, चाहे वो पॉलिसी पे होंगे, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे होंगे, आप जब तक जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक आपकी पॉलिसीज प्लानिंग्स जमीन पर प्रॉपर तरीके से नहीं उतर पाएंगी। वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो सत्यन जी, एक हमारा रैपिड फायर राउंड भी है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मतलब कोई स्पेसिफिक जो पॉलिसी लेवल कोई बुक है जिसको आप रिकमेंड करना चाहते हैं फॉर द प्रोफेसर, मे बी प्रोफेशनल्स, जो आपको लगता है कि दैट इज अ बुक विच इज अ मस्ट रीड बुक फॉर प्रोफेशनल्स। पब्लिक पॉलिसी में मैं थोड़ा दूसरे तरीके से उसको सोचता हूँ कि किताब से ही आप सोल्यूशन नहीं ले सकते। ऐसा देखेंगे तो सब बहुत लोगों ने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। रियल टाइम चैलेंजेस को आप देखिए, उसको एड्रेस करिए, उसके लिए सोल्यूशन एक्सपर्ट से साथ बैठिए, जिसने एक्सपीरियंस कर चुका हो, जो काम कर चुका हो, जो उस पर काम कर रहा हो। इसीलिए देखिए आप विदेशों में प्रोफेसर्स की बहुत वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो लगातार उस सोल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। बेस्ट सोल्यूशन कहाँ से आ सकता है, उस पर आप उनके साथ बैठिए और कोऑर्डिनेट करिए। ठीक बात है। वन लीडर कोई जो कि चाहे वो लिविंग हो या डेड हो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो टू द कोर। मैंने जैसे कहा, नानाजी देशमुख मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। लगातार मैंने उनसे सीखा है, देखा है। एग्जिस्टिंग में मुझे कहीं ना कहीं राम माधव जी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है। ग्लोबल थॉट लीडर के रूप में वो इमर्ज किए। उन्होंने अलग अलग विधाओं में बहुत काम किया है। लगातार आप कॉलम्स पढ़ते हैं, फ्यूचर क्या होना चाहिए देश का, उस पर लगातार वो चिंतन कर रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। ये दो ऐसे चेहरे हैं मेरे लिए जो मुझे वर्तमान में, राम माधव जी, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने बहुत ज्यादा मुझे मेरे पूरे अंतरात्मा को झुक्यू रहा है कि समाज व्यवस्था में या फ्यूचर में आप कैसे देखेंगे, कैसे सोचेंगे, आप करने की आवश्यकता है। इस पे पूरा उनका रहा है इम्पैक्ट। बहुत सुंदर। कोई ऐसी स्पेसिफिक मे बी इंडिया स्पेसिफिक कोई पॉलिसी चेंज जो आप एडवोकेट करना चाहते हैं?
हमें इन्वायरमेंट को लेकर सजग होना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, वी मस्ट एक्ट ऑन दैट। यू कांट बाई टाइम बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। अगर हमको फ्यूचर को सही करना है तो हमें इस पे तेजी से काम करने की जरूरत है। ओके। और आप अज्यूम करें कि आप एक दिन के लिए एक इन्वायरमेंट मिनिस्टर बन जाते हैं, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट डिसीजन? अगर मेरा कोई डिसीजन नहीं होगा, मेरा काम होगा कि मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाऊं जिसमें सभी विभाग बैठें और कोऑर्डिनेट करें विद साइंटिस्ट्स। उनकी रीडिंग्स को जमीन पे लाने की जरूरत है। डिसीजंस आपने लिया, वो जमीन पे नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। वेरी नाइस। तो फ्रेमवर्क या गवर्नेंस मॉडल बनाएंगे? गवर्नेंस मॉडल बनाने की जरूरत है। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है कि मे बी नॉट द क्वेश्चन बट व्हाट कुड बी योर स्पेसिफिक एडवाइस टू द यूथ जो कि इस एरिया में काम करना चाहती हैं? इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। आप कितना भी पढ़िए लेकिन जमीन पे आगे काम करिए की आवश्यकता है। जमीन पे परिवर्तन नहीं होगा तो आप अपने भविष्य को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो राइट नाउ ये बहुत हाई टाइम है कि आप आकर जमीन पे काम करना सीखिए। आप कहीं भी काम करिए, कितना भी करिए, बड़ा काम करिए, छोटा काम करिए, लेकिन अपने रूट्स से कनेक्ट होइए। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you so much. It's a very, very interesting discussion. The way Satyenji has shared his experiences and the journey that he has traveled, I think वो सबसे हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी आशा के साथ हम आज का ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट में जो भी सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन किया गया है उस पर चिंतन करें। और इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी यू कैन राइट अस ऑन द ईमेल आईडी जो कि हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद सत्येन जी, विल ऑल्सो मेंशन हिज कनेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सकें डायरेक्टली भी। आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इनवाइट करने का। और really it's a great pleasure to meet you and talk to you about thank you so much. Thank you very much. Thank you.